और राजनीति में सबसे पहली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां सरकार बदलने और शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद पुलिस फुल फॉर्म में आ गई है। मगर कल शुभेंदु की पुलिस टीम पर आसनसोल के जहांगीर मोहल्ले में दंगाइयों ने हमला कर दिया, पत्थर बरसा दिया। सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए और इससे अफरा तफरी मच गई। आसनसोल की घटना कुछ ऐसी ही थी जैसे करीब 1.5 साल पहले यूपी के संभल में हुई थी। देखिए आसनसोल के संभल वाले दंगा ब्रिगेड पर ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं, जहां जुमे की रात को ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि पुलिस ने मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को कहा, मगर मियां भाई ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। लाठी, डंडे और पत्थर से लैस सैकड़ों भाईजान ने लोकल पुलिस चौकी को घेर लिया। इसके बाद जो हुआ उसकी गवाही कैमरे में कैद इन टूटी गाड़ियों और सड़कों पर पड़े पत्थरों की तस्वीरें दे रही है। बंगाल के आसनसोल से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर यूपी के संभल हिंसा की याद ताजा कर दी, जहां करीब 1.5 साल पहले 24 नवंबर 2024 को लगभग ऐसी ही हिंसा भड़की थी। मस्जिद को लेकर पहले ऐसे ही बवाल हुआ था और फिर पुलिस वालों पर हमला भी हुआ। ये दोनों तस्वीरें भले ही अलग अलग सूबे की हैं, मगर दोनों ही जगह एक सा पैटर्न, एक सा कारण और एक ही टारगेट, पुलिस। संभल में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। आसनसोल में मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए पुलिस पहुंची थी। संभल में अदालत के फैसले के बाद मस्जिद के सर्वे की तैयारी हुई थी। आसनसोल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर पुलिस कार्रवाई करने गई थी। संभल में हिंसक मुस्लिम भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया था। आसनसोल में भी पुलिस चौकी पर पत्थरबाजी और हमला किया गया। इतना ही नहीं, हिंसा के दौरान मजहबी नारे भी लगाए गए। ऑलरेडी गया बैतुल मुकर्रम मस्जिद में गया था चोंगा खोलने के लिए, तो उसी पर आवाम गर्म हो गया। ना मैं ये सब बहुत गलत थाना। देखिए पुलिस से, प्रशासन से कोई नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ सकता। आपको जाना है कोर्ट जाइए, आपको जाना है डीएम से पूछिए कि आखिर क्या रूल है, क्या आया है, इन्हें जाना है। हमको लड़ाई झगड़ा करने से कुछ कभी हासिल कुछ हो सकता है, लेकिन कहाँ के लोग थे, कौन थे, इसका अभी तक जानकारी नहीं है। जो इस तरह का जो हुआ है, कानून को अपना अंडर में हाथ में लेना, ये चीज नहीं होना चाहिए था। सवाल यह है कि आखिर बंगाल के आसनसोल में यूपी के संभल वाला पैटर्न क्यों फॉलो किया गया? मस्जिद के नाम पर रातों रात संग्राम क्यों छिड़ गया? कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराने पर गदर क्यों मचा? आसनसोल में संभल जैसी हिंसा की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल ये बवाल मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर हुआ। आरोप है कि शुभेंदु सरकार के ऑर्डर पर पुलिस इलाके में मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस के लाउडस्पीकर उतरवाने की अफवाह फैली। फिर कई लोग अपने घरों से बाहर निकले और सीधे पुलिस चौकी के बाहर पहुंच गए, जहां जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। आसनसोल के जहांगीर मोहल्ला जो टाउन आउटपोस्ट है, यही है वो फाड़ी देख ही रहे हैं। ये फाड़ी में ही तोड़फोड़ हुआ है, पूरा फाड़ी को तोड़ फोड़ के एकदम बर्बाद कर दिया गया है। अभी भी देख ही रहे कि पुलिस यहाँ बैठी हुई है, पुलिस पोस्ट एकदम पूरा एकदम तैनात है। पुलिस में यहाँ जो रैफ बाहिनी वो भी तैनात है। साथ ही साथ अगर अब देखिएगा पूरा इलाका पूरा सन्नाटा है। पुलिस की कार्रवाई से भड़के भाईजान पहले सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद करने लगे और जब लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को कहा गया तो पत्थरबाजी पर उतरे। इस दौरान कुछ उपद्रवी चौकी के अंदर भी घुस गए और जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। मगर ये तो महज शुरुआत है। आसनसोल के भड़काऊ भाईजान शायद ये भूल गए कि संभल के उपद्रवियों का कैसे तसल्ली बख्श इलाज किया गया था, कैसे एक एक उपद्रवी की सीसीटीवी तस्वीरें निकालकर गलियों में पोस्टर लगा दिए गए थे और फिर उनकी तलाश कर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया था। अब कुछ वैसा ही हाल आसनसोल के उपद्रवियों का होने वाला है, क्योंकि आसनसोल पुलिस हिंसा की सीसीटीवी फुटेज निकालकर एक एक दंगाई की तलाश कर रही है और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया कि एक भी पत्थरबाज बख्शा नहीं जाएगा, सबका हिसाब किया जाएगा और जरूरत पड़े तो उपद्रवियों पर यूपी वाली बुलडोजर कार्रवाई भी बंगाल में होगी। तो बंगाल में संभल वाली कार्रवाई की बात निकली तो हम आपको याद दिला दें कि संभल के दंगाइयों पर कैसे एक्शन लिया गया था योगी सरकार ने। दरअसल मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए गए थे और साथ ही हिंसा और पत्थरबाजी के दर्जनों आरोपी लगातार गिरफ्तार किए गए, दबिश दी गई और जुर्माना लगाकर इनके संपत्ति के नुकसान की भरपाई इन्हीं से कराई गई जो इन्होंने नुकसान किया था।
साथ ही गंभीर मामले के आरोपियों पर रासुका लगाई गई थी। एनएसए जैसी सख्त धाराएं लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और दंगा हिंसा के फरार आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के साथ योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया और साथ ही संदेश दिया कि इलाज वैसा ही होगा। अब इंतजार है कि आसनसोल में पुलिस चौकी पर हमला करने वालों का अंजाम क्या होता है। क्या शुभेंदु सरकार योगी मॉडल के तहत ही एक्शन लेंगे, ये सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। तो बंगाल में हिंसा का दौर थमा नहीं है। चुनाव के वक्त से लेकर आज भी टीएमसी और कट्टरपंथी बंगाल में खून खराबे से बाज नहीं आ रहे। लेकिन बंगाल की सत्ता से बेदखल हो चुकी टीएमसी को लगता यह है कि ये सब साजिश का हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है और अब टीएमसी ने अपने ही गुनाहों का हिसाब करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है और टीम बनाकर हिंसाग्रस्त इलाकों का टीएमसी दौरा कर रही है। जमीनी हकीकत जानने की कोशिश टीएमसी की तरफ से की जा रही है। 1500 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 400 पार्टी दफ्तरों पर हमला और 4 लोगों की मौत। यह आंकड़ा है बंगाल में चुनाव के वक्त हुई हिंसा और खून खराबे का। हिंसा और आगजनी की तस्वीरें उसी बंगाल की हैं, जहां पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का एक छत्र राज था। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति को जनता ने नकार दिया और पहली बार बीजेपी का भगवा राज विधानसभा तक पहुंच गया। लेकिन अब बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी को अपनी हिंसक राजनीति में दूसरों का दोष नजर आने लगा है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा और झड़पों की जांच के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 3 अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग टीमों का गठन किया है। ये टीमें मोयना, तामलुक और हल्दिया जैसे प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और पीड़ित परिवारों की शिकायतें सुनकर जमीनी हालात का जायजा ले रही हैं। साजिश, अन्याय, असत्य, झूठ, तानाशाही, अटैक, ये सब लास्ट बात नहीं होते। लास्ट बात होते हैं ट्रूथ, सच। लास्ट बात होते हैं न्याय, जस्टिस। यानी चुनाव में जिस टीएमसी पर सबसे ज्यादा हिंसा और बमबाजी के आरोप लगे, अब वही ममता की पार्टी अपने गुनाहों का हिसाब करने के लिए ग्राउंड पर उतरने की तैयारी में है। आपको बता दें कि टीएमसी ने अपनी 3 टीमों में ज्यादातर सांसदों को शामिल किया है। टीएमसी की पहली टीम में सुष्मिता देव राज्यसभा सांसद, प्रसून बनर्जी लोकसभा सांसद, सजदा अहमद लोकसभा सांसद, तन्मय घोष श्रीरामपुर से विधानसभा उम्मीदवार को रखा गया है। दूसरी फैक्ट फाइंडिंग टीम में डोला सेन राज्यसभा सांसद, मोहम्मद नदीमुल हक राज्यसभा सांसद, डॉक्टर शर्मिला सरकार लोकसभा सांसद और सुशांत राय पूर्व छात्र नेता शामिल हैं। और तीसरी टीम में प्रतिमा मंडल लोकसभा सांसद, समीरुल इस्लाम राज्यसभा सांसद, बीरबाहा हांसदा जनजातीय नेता मंत्री, शीर्ष सन्या बनर्जी उत्तरपाड़ा से विधानसभा उम्मीदवार और डॉक्टर सैयद तनवीर नसरीन शिक्षाविद शामिल हैं। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव के बाद भी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। जो हमारा कर्मी के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका जो वो लोग काम में नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग मेरा जो नेत्री है ममता बनर्जी और नेता अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने हम लोग को यहाँ भेजा हमारा कर्मी के पास, उनके घर में। आरोप है कि चुनाव के दौरान सत्ता में बने रहने के लिए टीएमसी ने जबरदस्त हंगामा किया और तो और टीएमसी के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक ने बीजेपी पर जुबानी हमले किए, जिसमें टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने चुनाव प्रचार में देश के गृहमंत्री तक को धमकी दे दी थी। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। अब अभिषेक बनर्जी का यही बयान उनके लिए कानूनी मुसीबत भी बनता हुआ दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विद्यानगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने दर्ज करवाई है। राजीव सरकार ने सबूत के तौर पर अभिषेक बनर्जी के भाषणों के वीडियो लिंक भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई गंभीर कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीएमसी जानती है कि बंगाल की राजनीति में बीजेपी की एंट्री के बाद उसकी फाइलें खुलने वाली हैं। यही वजह है कि टीएमसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जैसे हथकंडों से अपने बचाव की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं काशी की, जहां दाल मंडी में लगातार बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। दरअसल काशी में विकास की नई तस्वीर तैयार करने के लिए पूरी तरह से पुरानी मकानों को, दुकानों को लगातार हटाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल बना हुआ है कि क्या दाल मंडी में मौजूद 6 मस्जिदों को लेकर एक्शन दिखेगा या फिर
तस्वीर बदलती नजर आएगी, क्योंकि दाल मंडी इलाके में मौजूद 6 मस्जिदों को लेकर प्रशासन ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है, जिसके बाद मस्जिदों के जमींदोज होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दालमंडी में मौजूद 6 मस्जिदों के पास बस अब 360 घंटे बचे हैं। घड़ी की सुइयों में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन का टाइम करीब आता जा रहा है। बुलडोजर वाले वार से पूरा दालमंडी खंडर में तब्दील हो चुका है। अब नंबर उन 6 मस्जिदों का है जिसके लिए डेट अब फिक्स कर दी गई है। ये तारीख है 31 मई, जिसका अल्टीमेटम प्रशासन की तरफ से दिया गया है। 31 मई तक दालमंडी में चौड़ीकरण परियोजना के तहत अब इन मस्जिदों को भी हटाया जाना है। वाराणसी के दालमंडी गली में अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। 107 मकानों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है, जबकि 71 मकान ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की जानी है। और अब पीडब्ल्यूडी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो 6 मस्जिदें रास्ते में आ रही हैं, अब उनको 31 मई तक ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी मस्जिदों के डेमोलिशन का आखिरी डेट फाइनल कर दिया गया है। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों को हटाने के लेकर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने मुस्लिम पक्ष के सामने 2 बड़े विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प ये कि अगर वक्फ बोर्ड अपनी समान क्षेत्रफल वाली जमीन देता है तो सरकार वहां मस्जिद का निर्माण का पूरा खर्च उठाएगी। दूसरा विकल्प ये कि अगर कोई सरकारी जमीन चिन्हित की जाती है तो प्रशासन उसी साइज की नई मस्जिद खुद बनवा कर देगा। एक्चुअली वो वक्त की संपत्ति है और जो है अभी तक जो भी हम धार्मिक स्थल प्रतिस्थापित किए हैं कहीं पे भी, तो अगर वो हमको ज़मीन देते हैं तो हम वहाँ पे जो है उनको बना के दे देंगे। और यदि वो कहते हैं कि नहीं हमको ज़मीन का पैसा और बिल्डिंग का चाहिए तो भी पैसा हम देने के तैयार हैं। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आने वाली 6 मस्जिदें जिन पर बुलडोजर चलने की प्रबल आशंका है, उनका नाम मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद और लंगड़े हाफिज मस्जिद। इनमें से कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि वो मुगल काल में बनाई गई थी। वहीं कुछ मस्जिदें 100 से ज्यादा साल पुरानी हैं। लिहाजा भाईजान भड़के हुए। वो जगह है कि इसको अगर हम सुरक्षित ढंग से लेके चलेंगे तो आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, आवाम भी खुश होगी। ये अगर हमारी बच जाती है, सपोज करिए अब रही मस्जिद की कटिंग की बात, तो हम तो मजबूर हो जाएंगे अकेले, और 6 मस्जिद वाले क्या डिसीजन लेंगे। दालमंडी में अब तक 107 मकान जमींदोज कर दिए गए। वहीं वक्त की जमीन पर बने 2 मंजिला मुसाफिर खाने पर भी हथौड़ा चल चुका है और अब प्रशासन साफ कर चुका है कि 31 मई तक सभी 6 मस्जिदों समेत बाकी बची 80 संपत्तियों को भी खाली करा लिया जाएगा। जी मीडिया के लिए वाराणसी से जयपाल शर्मा की रिपोर्ट। और यूपी के बाद रुख करेंगे मध्य प्रदेश के धार का, जहां भोजशाला को कल मंदिर करार दिया गया तो आज वहां सनातनी सुबह देखने को मिली। दरअसल भोजशाला परिसर में हर तरफ जयकारे गूंज रहे थे, बड़ी संख्या में सनातनी श्रद्धालु इकट्ठा हुए, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष निराश है, कोर्ट के फैसले को पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब भोजशाला को मंदिर घोषित किए जाने के बाद उसके कायाकल्प की तैयारी शुरू होने वाली है। जी मीडिया की टीम भोजशाला के उस हिस्से में पहुंची है जहां पर कुछ समय पहले तक नमाज होती है। आप तस्वीर में देख पाएंगे ये वही स्थान है जहां पर देवी की पूजा का स्थल है, जिसको हाईकोर्ट ने माना है मां वाग देवी का स्थल, ये हिंदुओं का स्थल है, लेकिन यहाँ पर नमाज अदा होती थी। आज यहाँ पर देखिए फूल रखे हुए हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। ये संघर्ष की, आस्था की और स्वाभिमान की जीत है। दर्शन हुआ, हनुमान चालीसा का पार्टी हुआ, माँ वाग देवी के जो स्थान है गर्भगृह, वहाँ पे हम लोगों ने पूजा की। भोजशाला के गेट के पास जो मजारें और इस तरीके की चीजें बनी हुई हैं, वो सारा एक अतिक्रमण का हिस्सा है, वहां से हटाया जाना चाहिए। लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, तो बिल्कुल स्थिति शुद्धिकरण होगा और मां की स्थापना होगी।
कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पहल करे और लंदन के म्यूजियम में जो माँ की प्रतिमा रखी हुई है उस प्रतिमा को यहाँ पर लाकर स्थापित किया जाए। अभी तो बहुत साल एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस बीच यूपी में योगी फोर्स ने कल जबरदस्त सिक्सर मारा। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पिछले 24 घंटे में योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए। कई अपराधी लंगड़ा बन गए और पुलिस वालों के कंधों के सहारे चलते नजर आए। देखिए यूपी पुलिस के मिडनाइट ऑपरेशन पर स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस की चेतावनी और फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठा पूरा इलाका। 6 जिले और एक ही रात, जहां अपराधियों पर योगी फोर्स ऐसी भारी पड़ी कि अपराधी हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगते दिखे तो कहीं पर लंगड़ाकर चलते दिखे। पुलिस के कंधों का सहारा लिए जो 2 अपराधी आपको दिख रहे हैं उनका नाम है जुनैद और सुहैल, और जो दोनों इस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़े हैं ये कुछ दिन पहले तक खुलेआम फायरिंग कर रहे थे। तस्वीरें यूपी के मेरठ की, जहां 2 अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इनमें से जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है जो अब ठीक से अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे। बताया जा रहा है कि ये तीनों बदमाश बीते दिनों वलीमे के दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहे थे, जिनमें एक 2 साल का बच्चा गोली लगने से जख्मी हो गया था। इनमें से 2 बदमाशों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। गाजीपुर में भी देर रात हाईवे पर ऐसा ही मंजर दिखा। पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी सामने आया 25,000 का इनामी बदमाश मोनू यादव। पुलिस को देखते ही उसने तमंचा निकाला और फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में जाकर लगी और वो सीधे सड़क पर गिर गया। मोनू यादव पर लूट, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इधर एटा में भी चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब संदिग्ध बाइक को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने बिना देरी किए गोली चला दी। पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ जबकि दूसरा भागा, लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। पुलिस की गिरफ्त में आखिरकार आ ही गया। खुलासा हुआ कि यही गिरोह महिलाओं से कुंडल लूटने और बैग छीनने जैसी वारदातों में शामिल था। बलिया में भी रात के सन्नाटे को गोलियों की आवाज ने चीर दिया। बांसडीह इलाके में चेकिंग के दौरान 25,000 का इनामी और उसका साथी पुलिस के हत्थे चढ़े। फायरिंग हुई, जवाबी कार्रवाई हुई और आखिरकार चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। एक साथ 6 जगहों पर हुए इस एक्शन ने एक बात तो साफ कर दी कि यूपी पुलिस अब अपराधियों को खुली चुनौती दे रही है। योगी फोर्स का संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर है कि अगर हथियार उठाओगे तो पुलिस जवाब देने में देर नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब बात नीट पेपर लीक के नटवर लाल की। सीबीआई ने पुणे से केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया, जिसे नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस मामले के तार पुणे से लातूर तक, राजस्थान और गुरुग्राम तक जुड़े हैं। क्या है ये पूरा नेक्सस और कैसे कोचिंग क्लास की नोटबुक ने खोल दी इस पूरी साजिश की पोल, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड, 23 लाख छात्रों का गुनहगार, शिकंजे में नीट का नटवरला। सीबीआई ने नीट के गुरु घंटाल यानी पेपर लीक के किंगपिन को दबोच लिया है, जिसका नाम है प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। आरोप है कि इसने परीक्षा से पहले ही छात्रों को सवाल और उनके जवाब रटवा दिए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक कुलकर्णी लातूर का रहने वाला है। केमिस्ट्री का डोमेन एक्सपर्ट है जो अपने घर में कोचिंग सेंटर चलाता था। कई सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा भी रहा है। इसी का फायदा उठाकर कुलकर्णी ने तिजोरी में बंद प्रश्न पत्र को परीक्षा से पहले ही बाहर निकाल लिया। पता चला है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने अपने घर में कुछ छात्रों के लिए सीक्रेट क्लास चलाई। इस दौरान प्रश्न, उनके विकल्प और सही उत्तर छात्रों को लिखवाए। छात्रों ने इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हाथ से लिखा था। जब सीबीआई ने नोटबुक्स का मिलान 3 मई को हुए असली नीट पेपर से किया तो हर एक सवाल मैच कर गया। इस क्लास में एंट्री के लिए कुलकर्णी ने छात्रों से लाखों रुपए वसूले थे।
इस साजिश में कुलकर्णी की मददगार बनी पुणे के रसूखदार नगर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे। मनीषा पिछले 2 साल से इस रैकेट में एक्टिव थी। उसका काम था छात्रों और उनके माता पिता को फंसाना, उन्हें मुख्य दलाल धनंजय लोखंडे तक पहुंचाना। पुलिस को दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट लॉग्स मिले हैं और मनीषा के 2 दर्जन से ज्यादा बैंक खातों में परीक्षा से ठीक पहले लाखों के ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले। इस खेल में मुख्य आरोपी कुलकर्णी के साथ 2 और लेक्चरर शामिल थे, जिनका पेपर लीक कराने में अहम रोल था। दोनों की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की टीम लातूर और पुणे में छापेमारी कर रही है। नीट पेपर के मुखिया पीवी कुलकर्णी का ये घर है, आप देख सकते हैं। सीबीआई के मुताबिक रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने ही नीट का पेपर लीक किया था। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो लातूर स्थित उनका घर है, लेकिन फिलहाल इस घर में ताला लगा हुआ है और घर का कोई भी सदस्य यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर ये नेटवर्क सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। राजस्थान में गिरफ्तार दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के यश यादव से लीक पेपर लेकर उसे डिजिटल रूप से स्कैन किया और सीकर के छात्रों को बेचा। सीबीआई अब तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्या नगर से कुल 8 आरोपियों को दबोच चुकी है। 5 आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि 2 को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। सीबीआई को शक है कि साजिश में एनटीए के कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई छापेमारी में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच जारी है। यानी आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में मुनीर के मोहरों पर दोहरी मार पड़ रही है। दरअसल आतंकियों और ड्रग तस्करों के खिलाफ इनके खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज हो गया है। एक तरफ ड्रग तस्करों के घरों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकियों के मददगारों के खिलाफ छापेमारी चल रही है। सोपोर और सांबा से लेकर उधमपुर तक मुनीर की टेरर ब्रिगेड पर कैसे हुई डबल स्ट्राइक, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंक पर डबल स्ट्राइक। एक तरफ नार्को टेररिज्म पर बुलडोजर प्रहार। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नशे की बनाए द्वारा जो प्रॉपर्टी है उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ आतंकी जमात पर करारा वार। जम्मू कश्मीर में मुनीर के मोहरों पर 2 तरफ से हमला हो रहा है। नशा तस्करों के खिलाफ 100 दिन का महाअभियान चल रहा है। बुलडोजर से एक एक कर ड्रग पैडलर्स के घर जमींदोज किए जा रहे हैं, तो वहीं सीमा पार बैठे दहशतगर्दों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सबसे पहले सांबा की तस्वीर देखिए, जहां नशे के कारोबार से बनाई गई अवैध संपत्ति को बुलडोजर ने कुछ ही मिनट में रौंद दिया। जिस बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है वो ड्रग तस्कर बेला मनोहर का है, जो युवाओं की नसों में जहर घोल रहा था। लेकिन बुलडोजर ने जब उसके गुनाहों का हिसाब किया तो उसकी अवैध संपत्ति को धुआं धुआं कर दिया। अब एक और एक्शन देखिए, उधमपुर में ऊंचाई वाले इलाके में बुलडोजर नहीं पहुंच पाया तो पुलिस के जवानों ने हाथ से ही ड्रग तस्कर के घर को ढहा दिया। किस तरह से नशे की बनाए द्वारा जो प्रॉपर्टी है उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि इमरान खान एक ड्रग पेडलर जिसे हाल ही में पकड़ा गया था, उसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी गई कि उसे कब्जा यहाँ पर किया गया था और उसी के तहत अब जहाँ तक बुलडोजर नहीं पहुँच पाता वहाँ पर इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल नशा तस्कर इमरान खान ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर घर बनाया था और यहीं से नशे का कारोबार करता था। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही ड्रग तस्कर इमरान को गिरफ्तार किया था। हमारा एक मकसद है कि हम किसी भी ऐसे ड्रग पेडलर को यहाँ पे पनपने ना दें और उस पर सख्त से कार्रवाई हो, ताकि आने वाले टाइम में एक मैसेज जाए कि यूथ के लिए कि कोई भी ड्रग पेडलर हमारी सोसाइटी को ख़राब नहीं कर सकता और उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। आज कोसार में 2 कनाल ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है, इस पर इंक्रोचमेंट हटाएगी। घाटी में 11 अप्रैल से ही नार्को टेररिज्म के खिलाफ अभियान जारी है, जिसका असर साफ दिखने लगा है। अब तक 430 से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 614 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। 160 ड्रग हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। 31 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया गया है। साथ ही कई तस्करों के घर पर बुलडोजर चल चुका है। एक तरफ ड्रग तस्करों पर बुलडोजर एक्शन तो दूसरी तरफ आतंकवादियों और अलगाववादियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। सोपोर में पुलिस ने एक साथ 15 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह ऑपरेशन प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर चलाया गया, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी संगठन घाटी में दहशत फैलाने के लिए इनका सहारा लेती है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई, जो कि प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़ी है। टेरर इकोसिस्टम पर एक बार फिर से नकेल कसते हुए आज उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में
लगभग 15 लोकेशंस पर पुलिस ने रेड की, जिसमें जो 15 लोकेशंस थी वो 15 के 15 वो लोग थे जो जमात इस्लामी जो प्रतिबंधित संगठन है उससे वाबस्ता थे। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक ये पाकिस्तान प्रायोजित साजिश का हिस्सा है। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हेरोइन की खेप गिराई जाती है तो दूसरी तरफ अलगाववादी संगठनों की मदद की जा रही है ताकि घाटी में शांति बनी रहे। लेकिन सेना और पुलिस ने मुनीर की टेरर ब्रिगेड पर डबल स्ट्राइक कर इस नापाक प्लान को फेल कर दिया है। श्रीनगर से खालिद हुसैन और जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि पाकिस्तानी मरना तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल पाकिस्तान में मरना भी महंगा हो गया है। पाकिस्तान में अंतिम संस्कार की रस्में और चीजें इतनी महंगी हैं कि आवाम लोन लेने के लिए मजबूर हो रही है और उसके बाद उस लोन को कैसे चुकाएं, इसकी टेंशन में जिंदगी काट रही है। दुनिया में अजीमो शान इस्लामिक मुल्क बनाने के चक्कर में जिन्ना ने हिंदुस्तान से अलग होकर जिस पाकिस्तान को तैयार किया, 80 साल की उम्र में वही पाकिस्तान अब बर्बादी और तबाही की तरफ लुढ़क रहा है और आवाम रोटी की दुआ मांगे या जान की उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान में मौत की दुआ मत मांगो, क्योंकि यहाँ मरने के बाद भी 2 गज जमीन, 2 गज कफन और 1 अदद मकबरा बनाने के लिए भी अपना सब कुछ नीलाम करके मरना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में अब मौत भी महंगी हो गई है। दुनिया में जब कोई जाता है तो पीछे अपनों के लिए जमीन जायदाद छोड़कर जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अब मौत का मतलब है कर्जा, नीलामी और रुसवाई। क्यों? तो सुनिए। पाकिस्तान इस वक्त गहरे आर्थिक संकट की मार झेल रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी ही नहीं बल्कि आवाम के लिए अपनों को सम्मान पूर्वक दफनाना भी भारी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि कब्र की खुदाई, जगह का शुल्क और ईंटों की व्यवस्था मिलाकर खर्च 40 से 45 हजार पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा शव को नहलाने यानी गुस्ल के लिए अलग से फीस देनी पड़ती है। कफन की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं। जो पहले सस्ता मिलता था अब 3 से 4 हजार रुपए तक में मिल रहा है। दूसरी तरफ गुलाब जल, अगरबत्ती, कपूर और फूल जैसे जरूरी सामान पर भी करीब 2 से 5 हजार रुपए या उससे भी ज्यादा का खर्च हो रहा है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई और खर्चों का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ा है। मजबूरी में लोग सस्ते और लो क्वालिटी वाले कफन खरीदने को मजबूर हैं। दफनाने के बाद कब्र को पक्का करवाना भी आसान नहीं रह गया। साधारण ईंट सीमेंट की कब्र बनाने में करीब 15 हजार रुपए लगते हैं, जबकि मार्बल वाली कब्र की कीमत 30 हजार रुपए से ऊपर बताई जा रही है। ऊपर से पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कुछ कब्रिस्तानों में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आई, जहां पैसों के बदले पुरानी या लावारिस कब्रों को हटाकर नई कब्रें बना दी जा रही हैं। अब पाकिस्तानी भी क्या करें? जिनके जीने के ही वांदे हैं वो भला मरने का क्या ही सोचे। जिंदा रहते हुए जब 2 निवाले मयस्सर नहीं तो मरने के बाद कफन की फिक्र क्या ही करें। कुल मिलाकर मुनीर की करतूतों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आवाम को कफन खरीदने के लिए भी रुपया मयस्सर नहीं और हुक्मरान इसी गरीबी और कंगाली का रोना रोकर मलाई खा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान गरीबी और गुर्बत को दलदल में धंस चुका है, जहां इस मुल्क की सांसें कभी भी टूट सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच पाकिस्तान की एक और बेइज्जती हो गई। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच भड़की जंग को शांत कराने का दावा करने वाले पाकिस्तान का मुखौटा उतर गया। मुनीर शहबाज को ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। ईरान अमेरिका के बीच 40 दिनों की इस विनाशकारी जंग के पीछे की घिनौनी सच्चाई आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल ला दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि वो किसी भी कीमत पर सीज फायर के मूड में नहीं थे। वो ईरान को पूरी तरह मटियामेट करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शब्दों में कहें तो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने सीज फायर के लिए ट्रंप के सामने नाक रगड़ी, तब जाकर अमेरिका इस समझौते के लिए तैयार हुआ। आखिर पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए इतना बेताब क्यों था? क्या उसे इंसानी जानों की फिक्र थी? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कभी भी पाला बदल सकता है। जब पैसों की जरूरत होती है तो कटोरा लेकर सऊदी अरब पहुंच जाता है, और जब तेल की किल्लत होती है तो जनरल मुनीर ईरान की दहलीज पर खड़े नजर आते हैं।
इस सीज़फायर के पीछे भी पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ अपना निजी स्वार्थ था, जिसे उसने शांति का मुखौटा पहनाया। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया को हिला देने वाला यह सनसनीखेज खुलासा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब किया जब वो अपने बेहद अहम चीन दौरे से लौट रहे थे। बीजिंग की धरती पर कदम रखने और वहां से उड़ान भरने के बीच ट्रंप ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि सुपर पावर आज भी वही है और पाकिस्तान जैसे देश उनकी उंगलियों पर नाचने वाले मोहरे मात्र हैं। चीन के इस दौरे के दौरान भी वैश्विक समीकरण बदले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। ट्रंप ने खुद माना कि चीन का दौरा काफी हद तक सफल रहा, यानी साफ है कि 40 दिन के इस विनाशकारी युद्ध का अंत भले ही सीज़फायर से हो गया हो, लेकिन अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं, क्योंकि ना ईरान मानने को तैयार है और ना ही अमेरिका। हालांकि ट्रंप के इस खुलासे ने पाकिस्तान के उस दोगले चेहरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है, जो खुद को संकट मोचक दिखा रहा था। दुनिया जान चुकी है, जहां फायदा वहां पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।